ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार भी ज्ञान और पाठ्यक्रम के सिलेबस में दिए हुए हैं, तो हम आज पाठ्यक्रम के प्रकार हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को बताया गया है। तो पाठ्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं इनका अध्ययन करेंगे आज हम। ये प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हम पाठ्यक्रम से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित कई तरह के विचार अभी तक हमने व्यक्त किए हैं। उन्हीं के आधार पर यदि जैसे हम फिर बात करें कि जैसे जो हमारा समाज है परिवर्तनशील है, समाज में समय समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं। चूंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने होते हैं और उन्हीं व्यवहारों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से शिक्षा को वह ग्रहण करना चाहता है और शिक्षा के माध्यम से ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी करना चाहता है। और इससे पहले भी हमने इन बातों को पढ़ा है कि शिक्षा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किसके माध्यम से करती है? पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करती है। तो इसीलिए जब समाज का जो मुख्य आधार एक तरह से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति, अपने आवश्यकताओं की प्राप्ति, जो भी समाज का मुख्य आधार है, उस आधार की मुख्य रूप से जो पूर्ति हो रही है वह किससे हो रही है? पाठ्यक्रम से ही हो रही है। अब जब समाज में कोई ना कोई परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन किसी न किसी आधार से पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करेगा ही। यही सारी बातें हमने जैसे पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले जो कारक हमने पढ़े थे उनमें भी इन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ प्रकार में भी इन बातों को बताया इसीलिए जा रहा है कि जैसे जो प्रकार हैं, अब पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, क्यों अनुभव किया जा रहा है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी समय की आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। पाठ्यक्रम में बदलाव भी इसी आधार पे होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में परिवर्तन होते हैं और उसकी परिवर्तनशीलता का कारण भी एक तरह से आवश्यक या कहें कि आवश्यकताएं ही होती हैं। आवश्यकताओं के आधार पर भी उसमें किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और उस समाज की परिवर्तनशीलता का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ता है। और शिक्षा की प्राप्ति का मुख्य साधन जैसे पाठ्यक्रम ही बताया गया है, तो जब शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा तो पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसी प्रभाव के कारण पाठ्यक्रम के प्रकारों में भी अंतर हो जाता है। अलग अलग समय पर, अलग अलग कालों में अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। तो इसी आधार पर, इसी परिवर्तनशीलता के कारण कहें, विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं। तो इसी आधार पर हमने पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन, जैसे विभिन्न प्रकारों का अध्ययन हमारा जो सब्जेक्ट है ज्ञान और पाठ्यक्रम, इसमें रखा है। और इसी आधार पर वर्तमान में, हालांकि जैसे जो हम बात कर रहे हैं, समय समय पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम देखने को मिले हैं। उसी आधार पर वर्तमान समय में हमने पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से, मोटे तौर पर कह सकते हैं, मुख्य रूप से कह सकते हैं 6 प्रकारों में विभाजित किया है। तो हमने पाठ्यक्रम के 6 प्रकार निर्धारित किए हैं, जिसमें है पहला विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी जिसमें केवल विषय को ही महत्ता प्रदान की जाती है। थोड़ा थोड़ा अभी बता देती हूँ, फिर एक एक पाठ्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से इनकी व्याख्या करेंगे। जैसे सबसे पहला है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम।
नाम से ही मैं अनुभव भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, पता लग रहा है हमें कि विषय केंद्रित, यानी जिसके केंद्र में विषय हो, अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें मुख्य रूप से विषय को ही निर्धारित किया गया है, यानी जो विषय वस्तु है उस विषय पर ही पाठ्यक्रम निर्भर करता है, जहां छात्र की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को ध्यान में न रखा जाकर केवल विषय को ही मुख्य रूप में रखा जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं हम, प्राचीन काल में मुख्य रूप से विषयों पर ही आधारित पाठ्यक्रम होते थे, जहाँ शिक्षक ही प्रधान हुआ करते थे, छात्र की प्रमुखता नहीं होती थी, छात्र गौण रूप में होते थे, शिक्षक के अनुसार ही उन्हें अपना आचरण करते हुए अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो इस तरह के जो पाठ्यक्रम थे वो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होते थे। इसी तरह के पाठ्यक्रम में और क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या कमियां हो सकती हैं, इनका भी हम अध्ययन करेंगे, जो बाद में करेंगे। पहले एक एक करके सभी पाठ्यक्रमों को हम जान लेते हैं। दूसरा है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। अब जहाँ यहाँ पे हमने विषय को ध्यान में रखा था, जहाँ किसको ध्यान में रखा गया है, क्रिया को, यानी कार्य करके सीखा जाना, क्रिया को ही केंद्र में रखा जाना, इस तरह का पाठ्यक्रम होगा, वो क्या हो, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होगा। तो ये जो पाठ्यक्रम है, आज भी वर्तमान समय में भी इस पाठ्यक्रम को महत्ता प्रदान की गई है। जैसे कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं अब तक, हमारे मनोविज्ञान के अनुसार इस पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया गया है। मनोवैज्ञानिकता के आधार पर भी इस पाठ्यक्रम को मुख्य रूप से निर्धारित किया गया है, और आज जो वर्तमान में जो लागू किया गया है पाठ्यक्रम, वह भी इसी पर आधारित है। क्योंकि आज मनोविज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम में इसी तरह के पाठ्यक्रम का समावेश किया जाता है, जिसके अनुसार बालक मुख्य रूप से कार्य करके सीखते हैं। क्रिया केंद्रित अर्थात क्रिया को मुख्य रूप में रखना, यानी कार्य को करना, जो भी अधिकतम कार्य है वह करके सीखना, स्वयं करके सीखना, कार्य करके सीखना। तो इस तरह के पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। और हम ये बता भी सकते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है, और वर्तमान समय में इसी पर आधारित पाठ्यक्रम भी लागू किए जा रहे हैं। इसी तरह हम आगे और भी प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जिनमें हम रखेंगे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अब यहाँ अनुभव को केंद्र में रखा गया है, यानी अनुभव से सीखना। जैसे थार्नाडाइक ने तो बुद्धि के लिए भी कहा है कि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। कई शिक्षाविद मानते हैं कि अनुभव से सीखने का लाभ अधिक होता है, अनुभवों के द्वारा ही बालक अधिक ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए अनुभव को भी पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाना चाहिए, और इसी आधार पर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रकार को भी पाठ्यक्रम के प्रकार में सम्मिलित किया गया है। इस तरह के पाठ्यक्रम को भी, क्योंकि बालक अनुभव कब लेगा, जब वह क्रिया करके सीखेगा, स्वयं कुछ कार्य करेगा। तो इस दृष्टि से अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को भी मुख्य भूमिका के रूप में या मुख्य आधार के रूप में माना गया है। इसी के आधार पर अब और आगे जो चौथा प्रकार है पाठ्यक्रम का, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम।
जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम। जीवन को केंद्र में रखा जाना, अर्थात जैसे हम पाठ्यक्रम किसकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं? शिक्षा की पूर्ति के लिए, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और शिक्षा एक तरह से क्या है? भावी जीवन की तैयारी है। भावी जीवन के लिए तैयार करना ही, जैसे छात्रों को, विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। तो इस तरह से भावी जीवन के लिए तैयार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो पाठ्यक्रम शिक्षा, जैसे शिक्षा प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? पाठ्यक्रम ही है। तो इस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करना, इस तरह के पाठ्यक्रम समावेशित करना जो कि जीवन को केंद्र में रखकर बनाए गए हों, अर्थात भावी जीवन में छात्र किस प्रकार से अपने जीवन को सही मायने में सुविधापूर्वक या सरल ढंग से व्यतीत कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीवन में उन्नति या ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा उन्हें तैयार करे, छात्रों को तैयार करे, भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार करे। इस तरह के पाठ्यक्रम को भी समावेशित किया जाना चाहिए। तो इस आधार पर वर्तमान में जीवन केंद्रित जो पाठ्यक्रम है इसे भी स्वीकार किया गया है। इसी तरह से और जो पाठ्यक्रम है, पांचवा प्रकार है पाठ्यक्रम का कार्य आधारित पाठ्यक्रम, जो कि क्रिया से भी संबंधित है। कार्य आधारित पाठ्यक्रम। अब देखो, इसमें भी कार्य को ही मुख्य आधार प्रदान किया गया है। कार्य करना, कार्य करने पर ही पाठ्यक्रम को निर्भर किया जाता है, जिससे कि बालक कार्य करके सीखें और उनका अधिगम है वह और अधिक प्रभावी हो सके। तो इस दृष्टि से इस तरह का पाठ्यक्रम शिक्षा के कार्य में या शिक्षा की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाए, जिसमें बालक कार्य करके सीखते हैं। तो इस तरह के पाठ्यक्रम को कार्य आधारित पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा जैसे हमने 6 प्रकारों की बात की है, 5 प्रकार हो गए हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य आधारित पाठ्यक्रम। एक पाठ्यक्रम और है, छठा, कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों को भी ध्यान में रखा गया है। यहाँ छात्रों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से बालक अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी अभियोग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने विषयों का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरह के पाठ्यक्रम में कुछ विषय इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कुछ विषय होते हैं वो तो इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं कि उन्हें सभी छात्र पढ़ते हैं, जिनकी आवश्यकता सभी को पढ़ने की रहती है, तो उन्हें सभी छात्र पढ़ते हैं। ऐसे विषयों को क्या नाम दिया जाता है? अनिवार्य विषय। इसी तरह से कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी रुचि आवश्यकताओं के अनुसार ले सकते हैं, अर्थात उनका चुनाव कर सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों का वो चुनाव कर सकते हैं जिन्हें कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। इस तरह का पाठ्यक्रम ही बालकों के लिए तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर वह अपनी रुचि क्षमता के अनुसार अध्ययन कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वो अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय चुन पाते हैं, तो इस दृष्टि से उसी क्षेत्र में वह अधिक ज्ञान अर्जित करने की क्षमता रखते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
तो अपने जीवन में जैसे कहें कि आवश्यक रूप से ही वह सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोर पाठ्यक्रम भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रमों को वर्तमान में स्वीकार किया गया है। जैसे कि हमने प्रारंभ में ही बात की है कि समाज परिवर्तनशील है, समय समय पर समाज में कई प्रकार के परिवर्तन होते आए हैं। उसी के अनुसार पाठ्यक्रम में भी कई प्रकार से बदलाव देखे गए हैं और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और बदलावों के आधार पर ही पाठ्यक्रम में भी विभिन्न प्रकार शामिल हो जाते हैं। उसी आधार पर हमने पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर इन 6 पाठ्यक्रमों में विभाजित किया है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम और कार्य आधारित पाठ्यक्रम। इनके अलावा और एक पाठ्यक्रम है कोर पाठ्यक्रम, जिसमें छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 6 पाठ्यक्रम हो गए हैं। अब इनमें से हम प्रत्येक पाठ्यक्रम को अलग अलग इनकी व्याख्या करके और पढ़ेंगे, जिसमें से हम पहला ले लेते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को ही प्रमुखता प्रदान की जाती है। एक तरह से कहें तो इसे हम परंपरागत पाठ्यक्रम का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक रूप से ही विषय को ही प्रधानता दी गई है, शिक्षक को ही प्रधानता दी गई है। जहाँ छात्रों का स्थान गौण हुआ करता था, शिक्षक का स्थान प्रमुख हुआ करता था। तो इस आधार पर इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को हम परंपरागत पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। और एक इसका नाम है परंपरागत पाठ्यक्रम। इस नाम से भी इस पाठ्यक्रम को हम जानते हैं। इस पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय वस्तु को ही अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक तथा उसकी रुचियां हैं, उसकी योग्यताएं हैं या उसकी जो अभी क्षमताएं हैं, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे कि बताया जा रहा है बार बार कि केवल इसमें विषय की ही प्रधानता होती है, इसलिए बालकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता। केवल जो शिक्षक होता है वही इसमें सर्वे सर्वा होता है, शिक्षक का स्थान ही प्रमुख होता है। बालक शिक्षा के लिए होता है, न कि शिक्षा बालक के लिए। जैसे कि वर्तमान में मनोविज्ञान के आधार पर तो शिक्षा को किस आधार पर निर्धारित किया गया है कि बालक किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बालक की को ही केंद्र में रखा गया है। मनोविज्ञान में बालक, जैसे ये कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमुखता प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ विषय केंद्रित जो कि परंपरागत पाठ्यक्रम है, यहाँ शिक्षा बालक के लिए न होकर यहाँ शिक्षा के लिए बालक को बताया गया है। यानी शिक्षा के लिए बालक स्वयं को तैयार करेगा, उसी के अनुरूप उसे अपने आप में परिवर्तन करने होते हैं। बालक में योग्यताएं, रुचियां हैं या नहीं, उसे कठोर परिश्रम करके जो भी निर्धारित विषय वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। और इसी प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से, क्योंकि बालक जो भी विषय उसे दी गई है उसमें कठोर मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके, अधिक मेहनत से उस विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना होता है। क्योंकि उस विषय वस्तु से संबंधित समस्त ज्ञान उसे अर्जित करना होता है कठिन परिश्रम के माध्यम से या कठिन मेहनत के माध्यम से। इसीलिए हम ये बता सकते हैं इस विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पक्ष को महत्वता प्रदान की गई है, या कहें कि ज्ञानात्मक पक्ष ही इसमें प्रमुख होता है। क्योंकि जैसे आगे और पाठ्यक्रम पढ़ेंगे
हमने 3 तरह के पक्ष पढ़ रखे हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है वहाँ बालकों का जो ज्ञानात्मक पक्ष है वही विकसित हो पाता है, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्ति में के प्रयास में ही लगे रहते हैं। अब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में जैसे कि बताया शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता है, तो पाठ्यक्रम में शिक्षण का कार्य भी शिक्षक तक ही सीमित रहता है और शिक्षण कार्य वह पाठ्यक्रम के आधार पर अध्यापक करता है, तो अध्यापक स्वयं अपने अनुसार ही उसका शिक्षण कार्य करता है। तो ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम भी शिक्षक या अध्यापक तक ही सीमित हो जाता है। वह पाठ्यक्रम के अलावा छात्रों को और कोई ज्ञान प्रदान करना भी उचित नहीं समझता है, क्योंकि शिक्षक का भी यही उद्देश्य होता है कि अमुक पाठ्यक्रम जो कि निर्धारित किया गया है बालकों तक इस पाठ्यक्रम का ज्ञान ही संप्रेषित किया जाना है, क्योंकि वही इतना है कि बालक उसे भी कठिन मेहनत के माध्यम से ही एक तरह से ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसके लिए अध्यापक भी पाठ्यक्रम से बाहर का ज्ञान बालक को प्रदान करना उचित नहीं समझता, तो शिक्षक का भी एक तरह से दायरा निश्चित हो जाता है, विषय का ही ज्ञान बालक को दिया जाना। तो अध्यापक का शिक्षण कार्य है वह भी इसमें निश्चित हो जाता है और छात्रों को अन्य कोई ज्ञान प्रदान करना भी वह उचित नहीं मानता। वह छात्र के केवल ज्ञान भंडार बढ़ाने में ही एक तरह से अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि विषय वस्तु उसके अकॉर्डिंग यानी विषय वस्तु के अनुसार ही उसे अपना ज्ञान संप्रेषित करना होता है, बालकों को ज्ञान प्रदान करना होता है। तो वह भी अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित इसी में रखता है कि बालक का जो ज्ञान भंडार है वही अधिक से अधिक रूप से विकसित हो सके। अब इसमें ध्यान उसका केंद्रित केवल ज्ञान भंडार के प्रति ही रहता है। अब चाहे जैसे जो विषय हमने जैसे रुचि और आवश्यकताओं की बात की है, तो चाहे बालक की रुचि या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति वह ज्ञान कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य तो केवल बालक का ज्ञान भंडार बढ़ाना मात्र ही होता है। तो इस तरह से विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को मनोविज्ञान के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस पाठ्यक्रम को परंपरावादी पाठ्यक्रम ही कहा गया है और ये कह सकते हैं कि एक तरह से प्राचीन काल से इसी तरह का पाठ्यक्रम चला आ रहा है और कुछ महत्वपूर्ण जैसे अंश हैं या महत्वपूर्ण इसके कहीं कुछ गुण हैं, उन गुणों के आधार पर कहीं इसे वर्तमान में भी अपनाया जा रहा है और अधिकांश विद्यालयों में ये कहें कि व्यापक रूप में भी इसे स्वीकार किया गया है।